हेलो एवरीवन। तो ये है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 11th। तो इसमें हम पढ़ने वाले लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में। देखिए, ये थोड़ा अलग सा टॉपिक है क्योंकि इसमें ज़्यादा इलेबोरेट करके नहीं बट टू द पॉइंट दिया गया है। तो हम देखेंगे कि इसमें दिया क्या गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड यूटिलाइजेशन, इसका मीनिंग क्या है। सो लैंड यूटिलाइजेशन में ये जो शब्द दिया है इसको हम कह सकते हैं इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू इट्स यूज़। मतलब लैंड का जो यूज़ है या फिर लैंड का जो एग्जिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया। सो लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पजेस। मतलब देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए लैंड का यूज़ होता है। तो कैसे, तो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जैसे हम अभी देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेस्ट। तो लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पजेस। फर्स्ट इज फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट कैसे, तो आपको पता है जंगल जो होता है अ मेजर सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद इन द वर्ल्ड इज फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट जो होता है वो एक अहम हिस्सा है हमारे इकोसिस्टम का। और लैंड रिसोर्सेस मतलब लैंड जो है वो फॉरेस्ट द्वारा भी ऑक्यूपाई किया गया है एक लार्ज एक्सटेंट तक। और ये जो फॉरेस्ट होता है वो कई रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। जैसे कि हमें मेजर रॉ मटेरियल इससे मिलते हैं, ऑक्सीजन इससे मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद जो वाइल्ड लाइफ वगैरह मेंटेनेंस है वो यही करते हैं, ऐसे समझिए। सो फर्स्ट इज फॉरेस्ट। सेकेंड इज लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। देखिए, फॉरेस्ट जो है वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है बट कुछ लैंड होते हैं जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होते। सो पहले तो बैरन एंड वेस्ट लैंड। तो बैरन एंड वेस्ट लैंड वो होते हैं जो हम कल्टीवेट नहीं कर सकते, समझ गए। पहली चीज बंजर जमीन जिसे हम कहते हैं वैसे ही वेस्टलैंड और बैरन लैंड होता है। और दूसरा है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूसेज, एग्जांपल रोड्स एंड बिल्डिंग्स। सो इसको ऐसे समझिए, अभी हम जिस घर में रह रहे वो किस पे बना है, हम जिस रोड पे चल रहे हैं वो किस पे बना है, हम जिस इंडस्ट्रीज में जाते हैं घूमने को कभी अगर ट्रिप को तो वो किस पे बने, हम जिस इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं वो कहाँ पे है। सो आपको एक ही आंसर मिलेगा कि लैंड पे। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि लैंड इज ऑल्सो पुट इन यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पजेज। जैसे कि यही रोड्स बनाने को, बिल्डिंग्स बनाने को भी एक लार्ज एक्सटेंट तक लैंड का यूज होता है। उसके बाद अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। तो देखिए, पहले फॉरेस्ट विद लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। तो इसमें दो है, बैरन एंड वेस्टलैंड। बैरन एंड वेस्टलैंड मतलब बंजर जमीन। उसके बाद जो हम आगे देखेंगे वो डरिए मत। उसके बाद लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूसेज में रोड्स और बिल्डिंग्स। उसके बाद अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। देखिए, ये भी एक काइंड के अनकल्टिवेटेड लैंड ही है बट ये भी अनकल्टिवेटेड लैंड्स के और एग्जाम्पल्स हैं। सो परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। तो सिंपली याद रखिए कि पहले ये दिया गया अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, ये बात याद रखिए पहले तो फैलो लैंड क्या होता है हम आगे देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। देखिए, पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड से इसका क्या ताल्लुक है, तो जो हम कैटल्स वगैरह के लिए, गोट्स वगैरह के लिए, शिप्स वगैरह के लिए जो लैंड हम उनके कंजप्शन के लिए रखते हैं, जहाँ पे घास वगैरह उगाई जाती है। याद रखिए, पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड पे ना हर्ब्स उगाए जाते हैं। कौन से प्लांट्स, तो हर्ब्स, हर्बेशियस प्लांट्स जिन्हें हम कहते हैं। और वो कंज्यूम किए जाते हैं कैटल्स या फिर हम कह सकते हैं शीप या गोट द्वारा। उसके बाद लैंड अंडर miscellaneous tree crops groups but it does not include net zone area। तो कुछ ट्री क्रॉप्स होते हैं जो हमें अनवांटेड होते हैं, मतलब अनवांटेड ट्री क्रॉप्स होते हैं जो हमें लैंड पे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती फिर भी वो उग जाते हैं, समझ गए। तो वो लैंड जो होता है वो मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स जो होते हैं वो भी एक लार्ज एक्सटेंट तक, मतलब स्मॉल एक्सटेंट तक भी हम कह सकते हैं वो लैंड को ऑक्यूपाई करते हैं। बट इसमें इस ट्री क्रॉप्स में नेट जोन एरिया को इंक्लूड नहीं किया गया है। देखिए, ये डिपेंड करता है क्योंकि समझिए, अगर एक साल में वो 2 बार आ रहा है तो वो नेट जोन एरिया नहीं होगा, वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होगा। बट एक साल में एक ही बार आए तो नेट जोन एरिया हो सकता है। बट यहाँ पे अगर लिखा गया है तो ये नेट जोन एरिया को इंक्लूड नहीं कर रहा है। उसके बाद कल्टिवेबल वेस्टलैंड। तो ये ऐसा लैंड होता है जो कल्टिवेट तो हो सकता है बट इसको कल्टिवेट नहीं किया जाता। और कल्टिवेट कब से नहीं किया गया है, 5 साल से ज़्यादा के टाइम से। मतलब अभी समझिए, अभी ये 2020 है तो 2013 में कोई लैंड आखिरी बार, समझिए मेरा लैंड है, कोई मेरे नाम पे खेती है,
वो लैंड है आखिरी बार 2013 में वहां पे कुछ कल्टीवेट हुआ था, उसके बाद वहां पे कुछ कल्टीवेट ही नहीं हुआ, तो कल्टिवेबल वेस्ट लैंड आएगा, क्योंकि वो इट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years ऑफ टाइम स्पेन। उसके बाद फैलो लैंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, और याद रखिए ये ज्यादातर 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है इनके बारे में। तो आप मतलब याद रखिए कि अदर अनकल्टिवेटेड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, तो इसके ये 3 टाइप्स हैं। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन 2 टाइप्स। अब फैलो लैंड्स, इसके भी 2 टाइप्स है। सो करंट फैलो लैंड क्या होता है? देखिए हमने पढ़ा कल्टिवेबल वेस्टलैंड, तो अभी करंट फैलो लैंड में क्या होता है? करंट ये वर्ड के किससे रिलेटेड होता है? रिसेंट। करंट मतलब फिलहाल या फिर रिसेंट। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि फैलो लैंड्स का मतलब क्या होता है? जो अनकल्टिवेटेड होता है, याद रखिए। मतलब जनरली अगर आपको याद रखना हो तो जिस लैंड को कल्टीवेट ना किया गया हो। सो करंट फैलो लैंड्स आर द वन दैट आर अनकल्टिवेटेड सिंस 1 year और लेस देन 1 year। तो समझिए अभी जैसे कि मैंने मेरे खेत का एग्जांपल दिया। सो मेरे दोस्त का खेत है अभी की, घनश्याम का खेत है समझिए किसी। तो घनश्याम ने लास्ट टाइम जब खेती की थी तो उसने अपने लैंड को मतलब खेत को कल्टीवेट किया था 2019 में। अब ये कौन सा साल शुरू है? 2020, अप्रैल 2020 शुरू है समझिए। तो उसने कब किया था कल्टीवेट? तो दिसंबर 2019, समझ गए? तो ये कौन सा हुआ? करंट फैलो लैंड्स। इसमें ना 1 साल से कम मतलब 12 महीने से कम या सिर्फ 12 महीने तक लैंड को अनकल्टिवेटेड रखा जाता है। उसके बाद अदर करंट फैलो लैंड, अदर देन करंट फैलो लैंड। तो अदर देन करंट फैलो लैंड जो है वो करंट फैलो लैंड्स और कल्टिवेबल वेस्टलैंड के बीच का एक मार्ग है। जैसे कि गौतम बुद्धा ने कहा था, बैलेंस इज द इसेंस ऑफ लाइफ। मतलब बैलेंस होना भी जरूरी है लाइफ में, और बैलेंस से ही असली हम इनलाइटमेंट को पा सकते हैं। उसी तरह याद रखिए कि अदर करंट फैलो लैंड जो है इन दोनों का बैलेंस है। मतलब 1 साल, ये देखिए 1 साल और 5 साल के बीच में जो लैंड अनकल्टिवेटेड रखा गया हो, मतलब द लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द टाइम स्पेन विद इन 1 year और 5 years एंड 5 years इज कॉल्ड अदर देन करंट फैलो लैंड। मतलब इट्स इंक्लूडेड इन अदर देन करंट फैलो लैंड, समझ गए? तो यही था अदर देन करंट फैलो लैंड में कि जो लैंड जो है मतलब जो जमीन का टुकड़ा है वो 1 साल और 5 साल इस टाइम के बीच वो हो सकता है। फिर 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल, 4.25 साल, 4.5 साल, 4.25 साल या फिर 5 साल से कम, समझ गए? उसके बाद नेट सोन एरिया। सो देखिए ये पहले नेट सोन एरिया होता क्या है वो देख लेते हैं। द एरिया वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन वंस इन अ ईयर इज कॉल्ड नेट सोन एरिया। देखिए कुछ हम कह सकते रीजन्स होते हैं जहाँ पे क्रॉप जो होता है 1 साल में एक ही बार उगाया जाता है एक लैंड पे, समझ गए? मतलब एक लैंड है वहाँ पे 1 साल में एक ही क्रॉप उगाया जाता है एक बार, तो वो नेट सोन एरिया होता है, समझ गए? मतलब समझिए अभी मेरी खेती है, मेरे पिताजी की खेती है। तो मेरे पिताजी ने अभी समझिए वीट उगाया, उसके बाद ज्वार उगाया, बाजरा उगाया, कोई भी आप कह सकते हो, पल्सेस उगाए कोई, समझ गए? कोर्स ग्रेन्स के बाद पल्सेस उगाए, तो वो तो नहीं होगा नेट सोन एरिया। बट अगर मेरे पिताजी ने सिर्फ गेहूं मतलब वीट उगाया होता तो वो नेट सोन एरिया होता। 1 साल में अगर एक ही क्रॉप उगाया गया किसी लैंड पे तो वो नेट सोन एरिया आता है। बट अगर 1 से ज्यादा क्रॉप उगाया गया तो जिस लैंड पे वो 1 से ज्यादा क्रॉप उगाए गए वो लैंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होगा। दैट इज द एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज कॉल्ड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो मोर देन वंस इन एग्रीकल्चरल ईयर का मतलब ही वही होता है। सो एग्रीकल्चरल ईयर मतलब 12 महीने, याद रखिए जनरली। सो यही दिया गया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मतलब नेट सोन एरिया प्लस जो लैंड एक बार से ज्यादा बार कल्टीवेट होता है, और नेट सोन एरिया क्या होता है? जो लैंड सिर्फ एक बार कल्टीवेट होता है। आई होप आपको समझ गया होगा लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में। एक बार रिकैप करते तो फॉरेस्ट एक अहम रोल प्ले करता है लैंड रिसोर्सेज के यूज में। जैसे कि फॉरेस्ट जो होता है वो हमें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है और इकोसिस्टम के बैलेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन करता है। बैरन और वेस्टलैंड जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल नहीं कहेंगे बट ये कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होते। और ये जो होते हैं ये बंजर जमीन होती है।
उसके बाद लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे आजकल हमारा गुजारा चल रहा है। उसके बाद परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, तो जैसे कि कैटल वगैरह, शीप्स वगैरह जो होते हैं वो उन पे हम ग्रेज करते, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे कैटल वगैरह रिसोर्सेज के लिए इम्पॉर्टेंट है और शीप्स के लिए भी। उसके बाद मिसेलेनियस ट्री क्रॉप्स और ग्रूव्स के लिए भी मतलब ये भी लैंड ऑक्यूपाई करते हैं। कल्टिवेबल वेस्टलैंड, इसकी क्वालिटी खराब होती है, इस कारण इनको कल्टीवेट नहीं किया जाता। उसके बाद फैलो लैंड्स हमने देखा, करंट फैलो लैंड और अदर देन करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड कौन सी? 1 साल या 1 साल से कम टाइम से जो कल्टीवेट ना की गई हो। और अदर देन करंट फैलो लैंड कौन सी? कल्टिवेबल वेस्टलैंड और करंट फैलो लैंड के बीच वाला, मतलब 1 साल से 5 साल के टाइम के बीच में ये कल्टीवेट नहीं की गई है। उसके बाद नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया क्या होता है? जो 1 साल में एक ही बार कल्टीवेट किया जाता है। और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? नेट सोन एरिया प्लस एरिया सोन मोर देन वंस। I hope you loved the video. Keep watching, keep liking, keep subscribing. Thank you.